सभी को नमस्ते। मैं जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार विजय जी। जी, स्टार्ट वर्तमान कीजिए। की हाँ। जो कोविड-19 की समस्या से पूरा विश्व ग्रसित है, इस समस्या से आज हम जूझ रहे हैं और अपने घर के भीतर में बंद हैं। और जो स्थिति विश्व की और देश की हमें दिखाई दे रही है, उसका वैदिक समाधान, अर्थनीति, आर्थिक रूप से उसका वैदिक समाधान क्या हो सकता है, जो हमारे भारतीय वैदिक शास्त्रों में हमें दिखाई देता है, उस विषय के ऊपर मैं आपको अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन है थ्रू दिस वेबिनार। कुछ डिस्टरबेंस आ रहे हैं मेरे पास, तो जो होस्ट हैं वो यदि उसको संभाले तो सही रहेगा, मैं स्क्रीन का पूरा यूटिलाइज कर पाऊंगा। नो, आई थिंक इट्स ओके। वी आर एबल टू सी योर स्लाइड्स आल्सो। ये सब ठीक जी दिखाई दे रहा है। आपके साथ क्या समस्या है अभी? जी जी जी, ठीक है जी। तो मैं जो मेरा ये जो विषय है, इसे मैं 4 भागों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि हम सब जानते हैं। दूसरा, उसका वैदिक समाधान क्या है। तीसरा, जो वैदिक समाधान शास्त्रों में दिया गया है, वो व्यावहारिक रूप से कैसे लाया जा सकता है। और चौथा जो विषय है वह है कि इसे व्यावहारिक रूप में लाने के लिए कैसे चरणबद्ध होकर के हमें कार्य करना होगा। तो इस क्रम से मैं 4 भाग में इस विषय को एक संक्षिप्त समय अवधि में प्रस्तुत करूंगा। मुझे आशा है आप मेरे इस व्याख्यान से आप लाभान्वित होंगे, और जो हमारे पूर्वजों की जो ज्ञान संपदा है, उससे भी आपको परिचय होने का एक अवसर मिलेगा। सबसे पहला जो विषय हमारा है वो है समस्या। समस्या यह है कि कोविड-19 के कारण पूरा विश्व अभी थमा हुआ है। आर्थिक रूप से मंदी पूरे विश्व में छाई हुई है, और यह जो डेटा हमें मिलता है कि भारत का जो विकास की जो दर है वो एकदम निम्नतम स्थान में, शायद इस सदी की सबसे कम विकास दर जो है वो अनुमान किया जा रहा है, और यह लगभग निश्चित है, तय है। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या ये है कि लाखों की संख्या में हमारे जो लेबरर्स मजदूर हैं, वो अपने जहाँ पे वो कार्यरत थे उस स्थान को छोड़ते हुए अलग अलग उपायों से, माध्यमों से जो है अपने अपने मूल गांव की ओर जा रहे हैं। और उनकी दशा और दुर्दशा क्या है, ये प्रतिदिन हमें समाचार में देखने को मिलता है। मानवीय मूल्य जो है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि निम्न चरण पे पहुंच गया है। तो इस समस्या का वैदिक समाधान क्या हो सकता है, इस विषय को हम जानें। इस विषय में 2 प्रमुख विषय हमारे सामने आते हैं। पहला है कि जो हमारी इकोनॉमिक मॉडल है, एक तो पश्चिम केंद्रित इकोनॉमिक मॉडल है, दूसरा हमारा स्वदेशी एक इकोनॉमिक मॉडल है। तो अभी बात है कि हम समाधान जो देंगे वो हमारी वैदिक शास्त्रों के आधार पे देंगे, जो अंग्रेजों से पहले जो इकोनॉमिक मॉडल भारत में एग्जिस्ट करती थी। तो स्वाभाविक रूप से मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं कि वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल का समाधान मैं वैदिक वांग्मय के आधार पे प्रस्तुत करूं, अपितु जो हमारी इंडिजिनियस जो मॉडल थी, उस मॉडल को हम कैसे पुनः जीवित कर सकते हैं, उस विषय के ऊपर मैं आगे आपको प्रस्तुत करूंगा। लेकिन ये मॉडल को समझने से पहले एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक विषय को हमें जानने की आवश्यकता है, और वह जो सैद्धांतिक विषय है वो है प्रतिमान का। जो हमारी भारतीय सभ्यता है और जो पश्चिम की सभ्यता है, इन दोनों में मुख्य रूप से एक अंतर है, एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है वो जीवन दृष्टि की है। जीवन दृष्टि अर्थात भारतीय जो है अपने जीवन को एक निश्चित दृष्टि से जीता है, और पश्चिम के लोग जो है अपने जीवन को उनकी एक निश्चित दृष्टि है उसके अनुरूप जीते हैं। तो प्रत्येक सभ्यता की एक मौलिक जीवन दृष्टि होती है, और उस
जीवन दृष्टि को आधारित करके व्यवस्थाओं का एक समूह बनाया जाता है। तो जीवन दृष्टि अदृश्य रूप में जो है उस व्यवस्था समूह में मिला हुआ रहता है, और मूर्त रूप में वो व्यवस्था समूह जो है व्यक्ति और समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जो पश्चिम और भारतीय जीवन दृष्टि जो है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारा जीवन का लक्ष्य जो है, भले ही आज हमें अपने जीवन की लक्ष्य के बारे में लोगों को पता नहीं, परंतु हमारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। और इसके लिए यह जो आत्मा है, ये बारंबार इस संसार में आता रहेगा जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलेगी। और इस व्यवस्था को काल के प्रवाह के साथ सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जो भारतीय व्यवस्था थी, जो वैदिक व्यवस्था थी। परंतु पश्चिम का सिद्धांत है कि यह जो शरीर, ये जो जीवन है, ये भोग करने के लिए मिला है। यह एक ही बार मिला है। जितना भोग हो सकता है शारीरिक रूप से शरीर केंद्रित, देह केंद्रित भोग कर लो, यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। यह सिद्धांत जो है समस्त पश्चिम के सभ्यता में हमें दिखाई देती है। इसके ऊपर सूक्ष्म रूप से यदि हम ध्यान दें तो यह विषय हमें दिखाई देगी। और यह चीज हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, और जो इकोनॉमिक का जो आधार है टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन इंडस्ट्री में होता है, उस इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट इसी जीवन दृष्टि को आधारित करके पश्चिम की और भारत की अपनी खुद की जीवन दृष्टि जो थी उसको आधारित करके बनी हुई थी। अब प्रॉब्लम हमने जाना, प्रतिमान के बारे में जाना। अब हम वैदिक समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वैदिक क्या है। वैदिक अर्थात वेद एवं वेद आधारित। भारतीय ज्ञान संपदा में वेद जो है ज्ञान का मूल स्रोत है। यह अपौरुषेय है। सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों के हृदय में 4 वेदों का ज्ञान परमपिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ। परवर्ती समय में कई शाखा ग्रंथों का निर्माण हुआ, परंतु जो मूल 4 वेद संहिताएं हैं उसमें 4 अलग अलग विषय, ज्ञान जिसे हम टेक्सुअल नॉलेज कह सकते हैं, कर्म जिसे हम एक्शन, उपासना रियलाइजेशन, और विज्ञान रियलाइज्ड नॉलेज, ये 4 क्रम में जो है 4 वेदों संहिताओं में विषय को प्रस्तुत किया गया है। टेक्सुअल नॉलेज अर्थात ऋग्वेद जो है अणु से लेकर के परमात्मा पर्यंत समस्त पदार्थों का गुण और स्वभाव हमें बताती है। इस शाब्दिक ज्ञान को लेकर के हम क्रिया करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस क्रिया को संपन्न करते हुए जो अनुभूति हमें प्राप्त होती है वह हमारा उपासना कहलाता है। उदाहरण के रूप में अग्नि के यह गुण कर्म स्वभाव हैं, यह जब हम शाब्दिक रूप से सुनते हैं तो वो ज्ञान कहलाता है। जब हम अग्नि उत्पन्न करते हैं, अग्नि को जन्म करते हैं विविध प्रक्रियाओं से, वो कर्म कहलाता है। और जब अग्नि को हम स्पर्श करते हैं और अनुभूति लेते हैं कि हाँ, अग्नि से आलोक और अग्नि से ताप हमें मिल सकता है, यह उपासना रियलाइजेशन कहलाता है। और इस रियलाइज्ड नॉलेज को लेकर के जब हम इसको जानते हैं, जब यह शाब्दिक ज्ञान से अनुभूति में आ जाती है, तब ये विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और इस विज्ञान को जब हम समाज के कल्याण के हेतु जब उसका विनियोग करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तब वह विद्या कहलाता है। और हमारे जो ये ज्ञान कर्म उपासना है, उसके व्याख्याकारक ग्रंथ जो वैदिक पुराण के नाम से प्रसिद्ध हैं, वह भी ऋषियों ने निर्माण किया है। आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद इसके अंतर्गत आते हैं। अब हमने विद्या के बारे में जाना। विद्या भारतीय ज्ञान परंपरा में मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक आध्यात्मिक विद्या, दूसरी भौतिक विद्या, जिसे हम परा और अपरा विद्या भी कहते हैं। अर्वाचीन काल में वेद विद्या का पुनरुद्धार करने का जो महान कार्य एक ऋषि सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया, और उन्होंने बताया वेद समस्त सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का
परम कर्तव्य धर्म है। तो वर्तमान समय में लगभग 5 सहस्त्र वर्षों के बाद वेद विद्या को पुनर्जीवित करने का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। उन्होंने विभिन्न भौतिक विद्याओं को अपने वेद भाष्यों में प्रस्तुत किया है। इस क्रम में पंडित शिवकर बापूजी तळपदे नामक एक विद्वान हुए, जिन्होंने वेद मंत्रों के आधार पर एक विमान बनाने का कार्य भी किया। मुझे उनके पुस्तक का संपादन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। अब जब हम कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद में सब सत्य विद्याएं हैं, तो उस सत्य विद्याओं को जानने की एक पद्धति हमारी रही है, शिक्षा पद्धति, जिसमें सबसे पहले हमारे वेदों के 6 अंग आते हैं। वेद विद्या का अर्थ जानने के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, यह 6 ग्रंथ आते हैं। वेद विद्या को जानने के बाद उसके ऊपर संशोधन, अनुसंधान, उसको विकसित करने के लिए 6 दर्शनों की एक श्रृंखला हमारे ऋषियों ने बनाई है, जिसमें पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, वेदांत या शारीरक सूत्र, यह हमारे 6 दर्शन हैं। अब उस वेद विद्या को अर्थ जानना, वेदांगों की सहायता से, उपांग यानी दर्शन ग्रंथों की सहायता से उसको विकसित करना और उसको मनुष्य के उपयोगी में लाना, इस हेतु से 4 उपवेदों का निर्माण ऋषियों ने किया है। आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, राज्य शास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और शिल्प वेद, प्रौद्योगिकी शास्त्र या तकनीकी शास्त्र हम इसे कह सकते हैं। तो आज हमारी जो अर्थव्यवस्था का विषय है वह जो है शिल्प वेद के अंतर्गत आता है। तो शिल्प वेद में जाने से पहले एक बार हम देखें कि यह वेद विद्या कैसा है। वेद में सब विद्याएं बीज के रूप में हैं। बीज अर्थात फलदायी वृक्ष के रूप, बीज अर्थात फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के रूप में, और उस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को 6 वेदांग, 6 उपांग और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन ग्रंथों की सहायता से और उपलब्ध शाखा ग्रंथों की सहायता से एक फलदायी वृक्ष के रूप में हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने इसे विकसित किया है। आप कल्पना कीजिए कि बरगद जो है उसका एक बीज कितना सूक्ष्म होता है, और जब उसे उपयुक्त जल, वायु, सूर्य का ताप, पृथ्वी, यह मौलिक जो आवश्यकताएं होती है, जब उसे वो मिलती है तो कालांतर में वो एक विशाल वृक्ष के रूप में अपने आप को विकसित करता है और उस वृक्ष का लाभ जो है मनुष्य लेती है। ठीक इसी प्रकार वेद में जो मंत्र हैं, जो सूक्त हैं, वो विविध परा एवं अपरा, आध्यात्मिक एवं भौतिक विद्याओं के द्योतक हैं, और उस वेद रूपी विद्या का अभ्यास करके, उसको विकसित करके 4 उपवेदों के माध्यम से ऋषियों ने, आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। इस क्रम से मेरा जो विषय है वैदिक समाधान की ओर हम जाएंगे, वो शिल्प वेद का है। इसे अर्थ वेद भी कहते हैं। शिल समाधो धातु से शिल्प शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला शास्त्र, या जिसे हम समृद्धि शास्त्र कह सकते हैं। शिल्प की एक विश्वकोश है, भृगु शिल्प संहिता, जिसमें कि शिल्प को 3 खंड में उसको विस्तारित किया गया है। नाना विधानाम वस्तुनाम यंत्रणाम कल्प संपदाम धातुनाम साधनां च वास्तुनाम शिल्प सज्जितम। नाना प्रकार के नियम, वस्तु एवं यंत्रों की सहायता से धातु, नैसर्गिक संसाधन, गमनागमन के साधन और निवास की जो व्यवस्था, वास्तु की जो व्यवस्था की जाती है, उसे शिल्प कहते हैं। परवर्ती समय में यह 3 खंड के अंतर्गत 3-3 शास्त्र हमें मिलते हैं, और प्रत्येक खंड में 3-3 शास्त्र हैं, कुल 9 शास्त्र हैं, और 9 शास्त्रों में जो यंत्र का विषय है उसे अलग से 10वां यंत्र शास्त्र बनाया गया है। तो शिल्प का विस्तार जो है 10 शिल्प शास्त्र के रूप में महर्षि भृगु जी ने किया है। इसके अंतर्गत 32 शिल्प विद्याएं हैं, और उन 32 शिल्प विद्याओं में 64 प्रकार के शिल्प कलाएं समाविष्ट किए गए हैं। इन 64 प्रकार के शिल्प कलाओं को लेकर के हमारी जो है उद्योग हुआ करती थी, और उसी उद्योग के ऊपर जो है हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है, आर्थिक प्रतिमान बना हुआ था। जैसे वर्तमान समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद विद्या का
पुनरुद्धार किया, वैसे ही अर्वाचीन समय में, आज के समय में महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध विद्वान, इंजीनियर, शिल्प कलानिधि राव साहेब कृष्णाजी विनायक वझे जी ने भृगु शिल्प संहिता ग्रंथ को ढूंढ करके निकाला। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से पढ़ने के बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए अखंड भारतवर्ष, अफगानिस्तान से लेके केरल तक का प्रवास करते हुए उन्होंने लगभग 400 शिल्प के इन 10 शास्त्रों के अंतर्गत 400 जो ग्रंथ हैं उसे एकत्रित किया और लगभग 27 ग्रंथ लिखे। बहुत कम आयु में उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण लगभग 100 वर्षों से जो है उनके कार्य समाज के सामने में आ नहीं पाया। वैदिक शिल्प शोध प्रतिष्ठान के नाम से अभी हमने तलपति वझे जी का 150वां जन्म वर्ष पालन किया। उस उपलक्ष्य में जो है हमने उनकी एक गौरव ग्रंथ जो है उसका प्रकाशन किया है। यह भाग 1 है जो दिसंबर 15 को इसका विमोचन हुआ। अभी आने वाले दिसंबर में हम भाग 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हमने अभी वैदिक समाधान शास्त्रीय रूप से जो है उसमें पहले भाग में हमने देखा कि हमारे वैदिक वाङ्मय साहित्य क्या है जो आज की समस्या का समाधान हमें दे सकते हैं। अब हम समाधान के दूसरे चरण में जाते हैं कि उन शास्त्रों में जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो टेक्नोलॉजी क्या है। आज का जो सरल परिभाषा है टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एन इंडस्ट्री, परंतु भारतीय टेक्नोलॉजी पश्चिम की इस 16वीं सदी की जो व्याख्या है उससे बहुत ही उन्नत, विकसित और विस्तारित रूप में हमें मिलती है। टेक्नोलॉजी इज ए लोकलाइज्ड फेनोमेना and it is confined to a particular place. टेक्नोलॉजी एक स्थानिक दृश्यगाम्य विषय है और ये एक निश्चित तय भौगोलिक सीमा के भीतर ही उसको डेवलप किया जाता है। अगर एक भौगोलिक सीमा से हम दूसरे भौगोलिक सीमा में जाते हैं तो टेक्नोलॉजी बदलता है, जबकि जो नैसर्गिक शास्त्र, जो नेचुरल साइंस है वो यूनिवर्सल है, वो पृथ्वी के किसी भी भाग में अपरिवर्तनशील होता है, परंतु टेक्नोलॉजी जो है वो सर्वथा परिवर्तनशील होता है। एक निश्चित भौगोलिक परिसीमा की आवश्यकता क्या है, वहां की वैशिष्टता को लेकर के इसको डेवलप किया जाता है। अब हम इसकी वैशिष्टता को जानते हैं। भारतीय टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही सरल थे। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अपना उद्योग हुआ करता था। ऐसी भी थी कि व्यक्ति अपने साथ जो है उस उद्योग को लेकर के बाहर घूमने भी जा सकता था। वो जब कार्य करता था उसके उपकरण और शरीर जो है एक साथ एक लय में कार्य करते थे। और जो मास प्रोडक्शन की जो अभी हमारी जो बात आई, उस मास प्रोडक्शन में यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता होती है, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी में अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाने का सामर्थ्य जो है वो कारीगर, शिल्पी रखता था। और सबसे बड़ी बात थी कि ये टेक्नोलॉजी विकेंद्रित था। व्यक्ति स्वतंत्र उद्यमी, एंट्रोप्रेन्योर के रूप में कार्य करता था, कोई किसी का गुलाम के रूप में, नौकर के रूप में, चाहे एक वो श्रमिक मजदूर हो या चाहे वो एक एग्जीक्यूटिव हो, नौकर के रूप में कोई किसी के अधीन रह करके कार्य नहीं करता था। यह हमारी टेक्नोलॉजी की वैशिष्टता थी। अब यह टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, इस विषय को जानना है। टेक्नोलॉजी को हम एक निश्चित भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखते हुए इसको विकसित करते हैं और इसको विकसित करते समय 2 प्रमुख विभागों में इसकी जो है इन कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए इसको करना होता है। पहला है टेंजिबल फॉर्म, यानी जो दृश्यगामी वस्तुएं हैं, यानी स्थानिक उपलब्ध नैसर्गिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, उस स्थान की भौगोलिक परिस्थिति, टोपोग्राफी एवं वहां का जलवायु, यह 3 जो दृश्यगामी विषय हैं इसको ध्यान में लिया जाता है। और जो अदृश्य रूप में वह जो सभ्यता की जीवन दृष्टि होती है, वो जो दर्शन होता है, उस दर्शन को भी अदृश्य रूप में कंसीडर करने के बाद जो है हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। यह हमारी वैशिष्टता टेक्नोलॉजी की रही है। तो वैदिक सॉल्यूशन में हमने हमारी जो वैदिक साहित्य है, जो हमारे शास्त्रीय आधार है, उसको जाना। उन शास्त्रीय आधार के आधार पे
टेक्नोलॉजी क्या होता है इस विषय को जाना। अब टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली हम अप्लाई करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक मॉडल कैसा हुआ करता था, इस विषय को जानते हैं। सबसे पहला है, हमारे जो गांव थे वो आत्मनिर्भरशाली थे। गांव शब्द का अर्थ क्या है? ग्रस धातु से उत्पन्न यह शब्द है जिसका अर्थ होता है समुच्चय, समग्रता, पोषण करने का सामर्थ्य। एक निश्चित भौगोलिक सीमा में बसा हुआ, परस्पर आलंबी, परस्पर में निर्भरशील, डिपेंडेंट कुटुंब का एक स्वावलंबी इंडिपेंडेंट समूह जो है वो गांव हुआ करता था। यह गांव के निर्माण के बारे में हमारा जो 9वां शिल्प शास्त्र है, जिसे हम ग्राम नगर रचना शास्त्र कहते हैं, उस शिल्प शास्त्र के अंतर्गत जो है गांव बसाने की पूरी सविस्तार जो है पद्धति को बताई गई है कि किस किस शिल्प कला के अभ्यासक लोगों को कहाँ कहाँ गांव पे बसाना चाहिए, क्यों बसाना चाहिए, कैसे बसाना चाहिए, क्या गांव की मर्यादा होनी चाहिए, एवं 3 परिवार से लेकर के महानगर तक की यह जो ग्राम नगर रचना शास्त्र है, यह हमें मिलता है, जो पूर्ण रूप से हमारी आर्थिक प्रतिमान, जो हमारी इकोनॉमिक मॉडल थी, उसको आधारित करके हुआ करती थी। गांव बसाने में जो मूल सिद्धांत वो हमें वेदों से प्राप्त होता है, जो बीज रूप में हमें मिलता है, वह है विश्वम पृष्ठे ग्रामे अस्मिनातुरम। यह जो पदों का जो समुच्चय संग्रह है, ये उभय ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के मंत्रों में हमें मिलता है। अर्थात हमारा गांव का निर्माण ऐसा हो कि विश्व की हर एक आवश्यकताओं को वह पूर्ण करने में सक्षम हो एवं पूरे ग्रामवासी निरोगी रहें। अर्थात भारत का जो गांव था या कुछ गांवों का एक जो समूह था, वह आत्मनिर्भरशाली था, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हुआ करता था। अब गांव में जो टेक्नोलॉजी थी, जो आज जिसे हम इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो कैसी थी? 64 प्रकार की जो औद्योगिक शिल्प कलाओं की जो सूची भृगु शिल्प संहिता में मिलती है, उसका अभ्यास गांव में होता था। इसका केंद्र गांव का कुटुंब था एवं प्रत्येक कुटुंब में एक एक उद्योग हुआ करते थे और पूरा कुटुंब उस उद्योग का अभ्यास करता था, जिसे हम कौटुंबिक उद्योग कहते हैं। इस प्रकार गांव में मनुष्य के लिए आवश्यक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग शिल्प कलाओं का अभ्यास करने वाले अलग अलग समूह, जिसे हम जाति कहते हैं, और आज उच्चारण त्रुटि से जिसे हम आज के समय में जाति कहा जाता है, ज्ञानति इति जाति, ज्ञान शब्द से जाति का निर्माण हुआ है। एक निश्चित शिल्प कला में तज्ञ महारथी हासिल किए हुए एक समाज को जो है जाति कहा जाता है। ऐसे ही एक गांव में अलग अलग शिल्प कलाओं में पारंगत समाज को, जातियों को बिठाया जाता था एवं एक कुल की, एक विस्तारित कुटुंब जिसे हम कह सकते हैं, एक बड़ा परिवार, ग्राम कुल की संरचना होती थी। गांव को देहात या पिंड कहा जाता है। देहात यानी देह में जैसे अलग अलग अंग प्रत्यंग मिल करके कार्य करते हैं, या पिंड जिसे हम शरीर कहते हैं, पंजाब आदि प्रांत में जिसे पिंड कहा जाता है। जैसे शरीर में अलग अलग अंग प्रत्यंग एक साथ मिल करके शरीर की रक्षा, शरीर की वृद्धि, शरीर की सुरक्षा, शरीर की सब आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब गांव की रचना होती थी, जिसे देहात या पिंड कहा जाता था, विविध समुदाय जातियों के जो है लोग गांव में बसते थे और समग्रता से गांव का विकास, गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। कुछ वैशिष्टता है भारतीय प्रतिमान की, जिसका अभाव आज दिखाई देता है, जिसके कारण परवर्ती समय में ग्रामोद्योग का जो कॉन्सेप्ट लाया गया अनेक सरकारों ने, वो विफल रहा। उसमें सबसे पहली जो वैशिष्टता है वो ये है कि गांव में उपलब्ध नैसर्गिक संसाधन, प्लांट
एनिमल्स और मिनरल्स, इन 3 नैसर्गिक संसाधन के साथ जो मानव संबल, ह्यूमन रिसोर्स हुआ करता था, उसका उपयोग होता था वस्तु के उत्पादन के लिए उद्योग में। और कौटुंबिक उद्योग जो थे हमारे, वह समस्त वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि वैदिक काल में विमान के लिए भी कोई बड़े उद्योग आज के जैसा हुआ नहीं करते थे। ऐसा हमारे इतिहास के ग्रंथों को अध्ययन करने से हमें इस विषय की अनुभूति होती है। ग्राम कुल जो है वो राष्ट्र का सबसे लघुतम स्वतंत्र आर्थिक इकाई, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट जो है हुआ करती थी। और गांव की आवश्यकता को पूरा करने के बाद बचा हुआ सामग्री गांव की सीमा को क्रॉस करते ही वाणिज्य के रूप में जो है लगभग 200 गांव के बीच में, या अलग अलग संख्याओं के गांव हैं, ग्राम नगर रचना शास्त्र में विस्तार से दिया गया है, जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। जैसे यदि वो समुद्र तट पे हो तो उसे पत्तन कहते थे। उस नगर और पत्तन के माध्यम से देश विदेश को वाणिज्य के लिए जाते थे। तो ऐसा हमारा इकोनॉमिक मॉडल हुआ करता था। कुछ बातें जो मैं स्लाइड के रूप में प्रस्तुत नहीं किया हूं, आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर अगस्त मेडिसन, जिन्होंने OECD देशों की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी है, उनके अनुसार, और हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के जो लेखक हैं, उनके अनुसार 1750 में भारत की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट थी, जो जीडीपी और इंडस्ट्रियल आउटपुट थी, वो विश्व के जीडीपी इंडस्ट्रियल आउटपुट से लगभग 1/3 1/3 कंट्रीब्यूशन अखंड भारतवर्ष का हुआ करता था। परवर्ती समय में एक अंग्रेज कंपनी भारत में आई व्यवसाय करने के लिए। उसने हमारे जो उद्योग थे उसको नष्ट किया। इस विषय के ऊपर कुछ विशेषज्ञ विद्वान हुए हैं अंग्रेजों के समय में, जिन्होंने ठोस कार्य किया है। उनकी पुस्तकों को यदि हम पढ़ेंगे तो सविस्तार सप्रमाण के साथ मिलता है, जिसमें सबसे पहले दादा भाई नेरोजी जी की पुस्तक है, दूसरा लाला लाजपत राय जी की, तीसरा डॉक्टर बालकृष्ण जी की द डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, चौथा मेजर बीडी बासु जी की रूइन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उन्होंने भारत के उद्योग और वाणिज्य को नष्ट किया। यहाँ से उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेके गए। इसके ऊपर धर्मपाल जी की जो पुस्तक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी इन इंडिया, उसको यदि हम पढ़ें तो कॉलोनियल अधिकारियों के जो विस्तार से रिपोर्ट लिखे गए हैं, जहाँ पे उन्होंने सविस्तार टेक्नोलॉजियों का वर्णन किया है, जिसे वो यहाँ से कॉपी करके लेके गए, और यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ पे आरंभ हुआ। तो इस प्रकार से भारतीय उद्योग जो है उसका नाश किया गया, एवं कालांतर में एक विदेशी कंपनी लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, और आज देश स्वाधीन होने के बाद लगभग 3000 से 4000 विदेशी कंपनी जो है आज देश में वाणिज्य कर रहे हैं। और हमारी यह जो कौटुंबिक उद्योग थी उसकी दुर्दशा क्या हुई। आज जब हम अपने लोगों को जो गांव छोड़ करके महानगर में जाते हैं और पशु तुल्य जीवन जी करके महानगर को छोड़ करके गांव की ओर वापस आ रहे हैं, वह जो है दृश्य हमें दिखाई देता है कि स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति में शास्त्र को व्यवहार में लाना है तो उसके लिए एक दीर्घकालिक एवं डाउन टू अर्थ जो है योजना बनानी होगी, क्योंकि केवल भाषण देने के लिए शास्त्र में सब कुछ है यह कहना बहुत सरल होता है, परंतु यदि शास्त्र को व्यवहार में लाया जाए तो जो हमारा पतन गत 5000 वर्षों से हुआ है उस पतन को ध्यान में रखते हुए कई पीढ़ियों तक यदि हम काम करेंगे तब हमें एक समाधान मिल सकता है। इस समाधान को मैं गुरुजनों की सहायता से, गुरुजनों के मार्गदर्शन से 5 चरणों में इसको भाग किया है। यह 5 चरण एक साथ भी चल सकते हैं या एक के बाद दूसरा भी हम कर सकते हैं। इसमें परस्पर में कोई विरोधाभास या कोई समस्या नहीं है। सबसे पहला विषय आता है अध्ययन और अनुसंधान। अध्ययन और अनुसंधान यानी आज जो यूरोपीय व्यवस्था
जो पश्चिमी व्यवस्था है और जो भारतीय कौटुंबिक उद्योग व्यवस्था थी, दोनों को अध्ययन करना, जो व्यवस्थाएं लुप्त हो गई, तंत्र की जो उद्योग नष्ट हो गई, उसके ऊपर अनुसंधान करना एवं भारतीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उपाय सुझाना, यह अध्ययन और अनुसंधान में आता है। दूसरा, लोक मत परिष्कार, जो अध्ययन और अनुसंधान से हमें मिला है, जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, शिल्प वेद की परंपरा लगभग 3000 वर्षों से जो लुप्त हो गई है, उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना एवं व्यापकता से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए उनके मस्तिष्क में जो है और समाज में इस स्वदेशी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की व्यवस्था को निर्माण करना, स्थापित करने हेतु वातावरण बनाना। तीसरा, कुटुंब सुदृढ़ीकरण, जो हमारे कौटुंबिक उद्योग थे, उन उद्योगों को फिर से पुनर्जीवित करना। ऐसा नहीं है कि आज ये समूल नष्ट हो चुका है, आज भी ऐसे कई उद्योग हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करते आ रहे हैं, परंतु लोक ज्ञान के रूप में वो इसे कर रहे हैं। शास्त्रों में भी इसका टेक्निकल प्रोसेस, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो शास्त्र और लोक ज्ञान दोनों को समन्वय करते हुए इस औद्योगिक परंपरा को फिर से सुदृढ़ करना। चौथा, आचार्य का निर्माण करना। अलग अलग क्षेत्र में यह इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल जो है विषय, उसे हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, इसके साथ जुड़े हुए और भी कई व्यवस्थाएं हैं। ऐसे अलग अलग व्यवस्थाओं में इसके ऊपर सोच रखने वाले, समझ रखने वाले, इस विषय को जानने वाले, अध्ययन किए हुए आचार्यों का निर्माण करना। ऐसा आचार्य जो कि आचार्य चाणक्य जैसा हो और समाज, ग्राम को दिशा दे सके, ग्रास रूट लेवल से लेकर के पॉलिसी के स्तर पर। और जो पांचवा जो हमारा चरण है वो है प्रत्यक्ष क्रियान्वयन, यानी मास मोबिलाइज करना। इस विषय को जो है परिवर्तन जो की प्रक्रिया जो आरंभ हुई है, इसे आगे गति देना। इस प्रकार से एक दीर्घकालिक योजनाओं को लेते हुए उपलब्ध जितने हमारे पास उद्योग हैं जो नष्ट हो चुके हैं, उसको शास्त्रों का संदर्भ लेकर के उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसमें सबसे एक बड़ी आवश्यकता है कि जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी है, उस नई पॉलिसी का निर्माण करना, जिसमें कि हमारी इस विकेंद्रित उद्योग व्यवस्था जो है समाविष्ट हो सके। आज की पॉलिसी जो है यूरोप में विकसित तंत्र ज्ञान को आधारित करके की गई है, और जो हमारी मूल भारतीय तंत्र ज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीक है, इस दिशा में कुछ ठोस कार्य अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमने समस्याओं को जाना, प्रतिदिन समस्या से जूझ रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं। हाँ, हमारा जो शास्त्र है वो इसका समाधान दे सकता है, परंतु उस शास्त्र को पढ़ने के लिए भी उस शास्त्र की जो दृष्टि है कि वह ज्ञान हमें मोक्ष की ओर लेके जाए, वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना, इन मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा हो, इस विषय को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों का अध्ययन करते हुए इसे व्यवहार में लाना है, और व्यवहार में लाते हुए दीर्घकालिक योजना बनाते हुए हमें समाधान की ओर आगे बढ़ना होगा। ऐसा करने की अभी तात्कालिक आवश्यकता है। यह कोरोना की स्थिति है कि मुझे इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है, अन्यथा लोगों का ध्यान नहीं जाता। अभी भी समय है, मूल अपनी ज्ञान परंपरा की ओर जाएं, पूरे वसुधा को एक कुटुंब मान करके पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए जो हमारे ऋषियों ने जो कार्य किया है उसको स्थापित करें। या तो हम इसे स्वेच्छा से कर सकते हैं, अन्यथा समय हमें मजबूर करेगा, और समय आएगा हमें मजबूरी में भी करनी होगी। ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए अच्छा है, संकेत हमें मिल चुका है, हम इस कार्य की ओर अग्रसर हों। आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, मुझे ऋषि ऋण से उन ऋण होने का एक अवसर दिया। वैदिक शिल्प शोध प्रतिष्ठान के माध्यम से इस कार्य को वर्तमान समय में प्रस्तुत करने का एक प्रयास मैं मेरे गुरुजन और एवं अन्य साथियों की सहायता से कर रहा हूं। आशा करता हूं
आप शिल्प वेद की परंपरा को समझे होंगे और आगे भी इस विषय को जानने की इच्छा होगी। इस दृष्टि से कुछ साहित्य का निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है, जो आने वाले समय में हमारी वेबसाइट, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद। नमस्ते। Thank you, Vijay ji. Excellent presentation, and I think this is very much relevant in the present scenario when the Prime Minister of India is talking about Make in India, and you have given the right solution for this concept and the Vedic solution that was prevalent in our country. And he has highlighted such a beautiful system was developed in this country in ancient times, that technology was also eco-friendly. It was the small family technology or family industries were established, keeping in view of the natural resources in those areas, the topography, the climate, and the raw material that was available. And everybody in that during that period, he was the master. He was not the laborer or a servant. So that type of system was developed, and that was quite eco-friendly because there was no pollution. When you work with the small industries, family industries or cottage industries, they 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 can be carried along with to any place, and they used to feed the necessities, requirements to the people, not only in India but throughout the world. He has also very beautifully highlighted that thing, that till the advent of 18th century AD, India shared the world's GDP's 30% to 40%. India had the share in world GDP, and even in the export and export system, India had a share about 40% share of the world export import system. And this system was developed now. Uh, Again, so much of pollution is there. The ecology is going to be at risk, but now that again the time has come. This COVID-19 problem has given us, has enlightened us that we must go back if we want to survive. If India needs to survive, then the India go back to the Vedic roots, and Indians should have developed the same ancient system based upon family industry, cottage industry, instead of inviting these big industries, big industrial houses, multinational industries. At least there are 700 to 800 such small items are there where only zero technology is required. And the in respect to the items of zero industry, there is no need for multinational companies or big industries. They can be produced even at the level of family or cottage industries. So it was a very beautiful presentation.